7th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है हमारी। 7th क्लास में हमारा 3rd चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है। 4th चैप्टर आज हमको स्टार्ट करना है। 4th चैप्टर है हमारा हीट मतलब कि ऊष्मा। इस चैप्टर में किन किन टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे? इसमें हम जो थर्मोमीटर होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थर्मोमीटर कितने प्रकार के होते हैं? एक आपका लेबोरेटरी होता है, एक आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। इन दोनों का यूज़ क्या होता है ये पढ़ेंगे। उसके बाद हीट से ही रिलेटेड आपका कंडक्शन होता है कि हीट किस तरीके से फ्लो करती है, मतलब हीट किस तरीके से हीट का मूवमेंट होता है। तो कंडक्टर क्या है, कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या होता है, जो 3 तरीके होते हैं, जो 3 मोड्स होते हैं जिनके द्वारा जो हीट है, जो ऊष्मा है, इसका ट्रांसफ़र होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा हमारा 3rd टॉपिक होगा कि ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये इतनी सारी चीज़ें आज की क्लास में आपकी कवर की जाएंगी। ओके आर्यन, ओके। चलिए, सबसे पहले जो मतलब आपका नॉर्मल एनसीईआरटी में ही दे रखा है उसी के एक्सप्लेनेशन के साथ ही स्टार्ट करते हैं। आपने प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ा था। प्लांट फाइबर में आपका कॉटन एंड जूट था, पर यहाँ पे हम कॉटन की बात करेंगे। एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ा था। एनिमल फाइबर में हम लोग ने वूल के बारे में पढ़ा था। अब देखिए, जब गर्मियों का मौसम होता है तो कॉटन के कपड़े पहने जाते हैं जो कि जनरली लाइट कलर के ही होते हैं, और जब ठंडियों का मौसम आता है, विंटर सीजन आता है, तो हम लोग ये जो वुलन वाले कपड़े होते हैं इनको पहनते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? ये इसके पीछे का रीजन है हीट। हीट मतलब ऊष्मा। क्योंकि ठंडियों के टाइम पे हमको गर्म टेम्परेचर चाहिए होता है, तो हमने देखा था ये जो वूल होता है ये, इसमें एयर ट्रैप हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा एयर ट्रैप होती है, और एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। और जैसे मान लीजिए आपने स्वेटर पहना हुआ है, आपने स्वेटर पहना हुआ है, अब स्वेटर आपके बॉडी के कांटेक्ट में है, तो आपकी बॉडी की जो भी जितनी हीट है उस वुलन स्वेटर में आपका ट्रैप हो जाएगी। लेकिन इसमें क्योंकि एयर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप रहती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हवा फंसी होने की वजह से, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ उसके आसपास ट्रांसफ़र हो पा रही है कि नहीं ट्रांसफ़र हो पा रही है। जो हवा है आपकी, हवा के आसपास आसानी से जो गर्मी है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती है, आर पार नहीं हो सकती है। एक तरीके से आप कह सकते हो हवा को रोकने का काम करती है, सॉरी, ऊष्मा को या हीट को जो हवा है वो रोकने का काम करती है। तो जब आपके बॉडी के कांटेक्ट में ये जो वुलन स्वेटर्स रहते हैं, तो आपकी बॉडी से जो भी हीट निकलती है वो सारा का सारा हीट स्वेटर के द्वारा, जो उसमें हवा भरी हुई है उसके द्वारा पकड़ लिया जाता है। और क्योंकि उसमें हवा भरी हुई है तो वो जो हीट होती है वो आपके स्वेटर से बाहर नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से आपके पूरी बॉडी के चारों तरफ थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर बन जाता है। और इस वजह से ठंडी के टाइम पे जो वुलन कपड़े हैं वो जनरली लोग पहनना प्रेफर करते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग कल्पना, राधे राधे अंबिका, सबके यहाँ आंधी आई हुई है। नहीं अंबिका, जुकाम नहीं हुआ है, पर मुझे लग रहा है गले में कुछ गड़बड़ है, मौसम चेंज हुआ ना उसी से कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है, और गर्मी के टाइम में हम लोग कौन सा कपड़ा पहनते हैं? जो हल्के कलर के कपड़े होते हैं, मतलब कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं। कॉटन क्योंकि आपकी रुई है ना, अब रुई से आप जितना भी डाई करो तो बहुत ज्यादा चटक या डार्क कलर जो होते हैं वो नहीं बन पाते हैं जो प्योर कॉटन होती है। इसी वजह से जनरली जो प्योर कॉटन के कपड़े होते हैं वो आपको लाइट कलर के ही मिलते हैं। अब गर्मियों में ये जो लाइट कलर के कपड़े पहनने जाते हैं, इनके पीछे का लॉजिक क्या है? इनके पीछे का लॉजिक ये है कि आपका किसी भी चीज का अगर डार्क सरफेस होता है तो लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो एब्जॉर्ब हो जाती है, लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो एब्जॉर्ब हो जाती है। वहीं पर अगर किसी चीज का लाइट सरफेस होता है तो जैसे ही कोई भी लाइट पड़ती है, लाइट मतलब सन की किरणें, सूरज की रोशनी जब उसके ऊपर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब कि वापस लौट जाती है। ऐसे इस पे समझाना चाहिए था मैं भी ना। देखिए, जो वुलन का कॉन्सेप्ट बताया आपको वो क्या बताया
कि हम लोग जनरली विंटर टाइम में ऐसा कपड़े पहनते हैं, वुलन के कपड़े पहनते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो वुलन कपड़े होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा एयर ट्रैप करते हैं। ये आपको कल ही बताया था कि ज्यादा से ज्यादा इसमें हवा होती है जो कि पकड़ लेता है ये जो वुलन फाइबर होते हैं वो। अब क्योंकि आपकी बॉडी की जो भी जितनी हीट है वो सारी की सारी हीट इस वुलन कपड़े में आ जाती है, और वुलन कपड़े में बहुत ज्यादा हवा होती है, और हवा आपकी क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट है मतलब कि इसमें से हवा का या फिर गर्मी का आर पार होना संभव नहीं होता है। इसी वजह से हम लोग ठंडियों में वुलन के कपड़े पहनते हैं, समर के टाइम में कॉटन के कपड़े पहने जाते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो लाइट कलर के होते हैं, तो लाइट कलर के पहन होने से क्या मतलब है? जो डार्क कलर की चीजें होती हैं या डार्क सरफेस होते हैं वहां से अगर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो डार्क सरफेस उसको एब्जॉर्ब कर लेता है उस लाइट को। तो सूरज की रोशनी पड़ेगी तो जो डार्क सरफेस होगा वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर लाइट सरफेस होता है तो लाइट सरफेस में क्या होता है? जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस लौट जाती है, और क्योंकि रिफ्लेक्ट हो जाती है तो हमको थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है, हमको कूल टेम्परेचर फील होता है। इसी वजह से गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहने जाते हैं। ये आपका लॉजिक होता है ठंडियों में वुलन के कपड़े पहनने का और गर्मियों में आपके कॉटन के कपड़े पहनने का। ठीक है, ये देखो ये लोग घर घर खेल रही हैं, जाइए बिन के लाइए। गुड इवनिंग शिवांगी। शिवांगी 2 ही दिन में आपकी भी क्लास में स्टार्ट करने वाली हूं। अच्छा ओके शिवांगी, जिनको नहीं भी पढ़ना है वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मतलब जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे, सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ। तो आपका जो ये सोशल साइंस वाला है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में जो वही एड अचीवर्स वाला चैनल है उसी पर मैं अपलोड कर दिया करूंगी, आप उससे पढ़ लीजिएगा और लोगों को शेयर भी करते रहिएगा। अच्छा अच्छा ओके शिवांगी, कोई बात नहीं। ओके, तो कहाँ पे थी? तो ये आपका दोनों लॉजिक था। अब हम आते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर। देखिए, कोई भी चीज अगर आप टच करते हो, टच करने पर आपको अगर गर्म महसूस होता है या टच करने पर अगर आपको ठंडा महसूस होता है, तो उसके बेसिस पर ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी भी चीज का जो टेम्परेचर है वो गर्म है या फिर ठंडा है। जैसे कि मान लीजिए, दूसरे पेज पर आते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इसमें ठंडा पानी है, कोल्ड वाटर है। ये दूसरा कंटेनर है, इसमें वार्म वाटर है, और ये आपका तीसरा कंटेनर है, इसमें न्यूट्रल वाटर है। आप अपने लेफ्ट हाथ को इसके अंदर डुबो और राइट हाथ को इसके अंदर जो गर्म पानी है उसके अंदर डुबो, और उसके बाद कम से कम 5 से 10 मिनट तक लेफ्ट और राइट दोनों हाथ को आप अलग अलग कंटेनर में रखोगे जिसमें ठंडा पानी है, जिसमें गर्म पानी है। उसके बाद जब न्यूट्रल पानी में अगर आप ये दोनों हाथ को डाल करके देखोगे तो आपका ये जो लेफ्ट वाला हाथ है इसमें आपको गर्म महसूस होगा, और आपका ये जो राइट वाला हाथ है यहाँ पे आपको ठंडा महसूस होगा। तो आपका जो लेफ्ट हाथ था वो तो ठंडे पानी में था, फिर आपको गर्म महसूस क्यों हो रहा है? आपको जो सेंस हो रहा है वो गर्म क्यों हो रहा है? और ये जो राइट वाला हाथ था वो आपका गर्म पानी था लेकिन आपको वहां पर ठंडा फील हो रहा था उस हाथ में। तो ये इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज को टच करके ही केवल नहीं बताया जा सकता है कि वो चीज कितनी ज्यादा गर्म है या फिर वो चीज कितनी ज्यादा ठंडी है। मतलब किसी भी चीज की हॉटनेस या कोल्डनेस जो है वो सेंस ऑफ टच के बेसिस पर नहीं बताई जा सकती है। टेम्परेचर क्या होता है? अ रिलायबल मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने पहले क्या बात की कि नॉर्मली हम किसी चीज को टच करके नहीं बता सकते हैं कि कोई भी चीज कितनी गर्म है या फिर कोई भी चीज कितनी ठंडी है। टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या हुई? कोई ऐसी चीज जिसके थ्रू हम एग्जैक्टली और 100% बता सके कि कोई भी चीज कितनी गर्म है या कोई भी चीज कितनी ठंडी है, तो उसको कहा जाता है आपका टेम्परेचर।
ताप मतलब क्या हुआ, एक ऐसा मापने का तरीका जिसके द्वारा एग्जैक्टली बताया जा सके कि कोई भी चीज कितनी ज्यादा गर्म है, इसी को टेम्परेचर कहा जाता है। टेम्परेचर का मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है, थर्मोमीटर में किया जाता है। आपके जनरली जितनी ये इंटरव्यू वाली चीजें होती है ना, इंटरव्यू में आपसे इतनी बेसिक सी चीज पूछी जाती है जिसको आप अपनी लाइफ टाइम में कभी सोचे भी नहीं होते हो कि ये एग्जामिनर के द्वारा पूछा जा सकता है या इंटरव्यूअर के द्वारा पूछा जा सकता है। जैसे कि टेम्परेचर लिखा हुआ है, आपसे पूछ लेगा कि टेम्परेचर बताइए क्या होता है। आप लोग में से कोई भी यहाँ पे बैठा हुआ है जो बिना इस डेफिनेशन को देखे एक बार में कह सकता है या बता सकता है कि टेम्परेचर मतलब क्या, या फिर ताप को अगर परिभाषित करना हो, डिफाइन करना हो, तो आप कैसे करोगे? कोई भी कह सकता है, कोई भी बता सकता है कि टेम्परेचर क्या होता है। आप यही बताओगे कि कोई भी चीज कितनी गर्म है या कोई भी चीज कितनी ठंडी है। गर्म या ठंडा का पता होना ही टेम्परेचर कहलाता है। पर टेम्परेचर मतलब होता है एक ऐसे रिलायबल मेजर को बोला जाता है, एक ऐसी चीज या फिर एक ऐसा माप जिसके द्वारा आप एग्जैक्टली बता सको कि कोई भी चीज कितनी गर्म है या फिर कोई भी चीज कितनी ठंडी है, तो इसको बोला जाता है टेम्परेचर। ठीक है, क्या पूछ रही थी शिवांगी? इंग्लिश भी जल्दी स्टार्ट कर दूंगी। देखिए, सोशल साइंस वाला आपका हफ्ते में 2 दिन रहेगा और बाकी के आपके 5 दिन जो है वो इंग्लिश होगी। इंग्लिश और ईवीएस में डिवाइड होगा। शेड्यूलिंग 2-3 दिन में आपकी सारी क्लासेस की हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी चीज की गर्मी कितनी या किसी भी चीज में ठंडक कितनी है, इसका जो रिलायबल मेजर होता है, जो मापन होता है, उसी को तापमान कहा जाता है। जो टेम्परेचर होता है उसका मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है, थर्मोमीटर के द्वारा किया जाता है। हीट की डायरेक्शन क्या होती है, हीट हमेशा गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडी ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ती है। इस चीज को याद रखिए, ये सब आपके की पॉइंट्स हैं, इनमें से एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, इनमें से किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो ऊष्मा होती है वो हमेशा अधिक गर्म वस्तु से कम गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। अब इसको आप कैसे समझोगे कि ऐसा कैसे मान ले? ये मान लीजिए आपका ये गैस है, मुझे बनानी नहीं आती, ऐसे ही मान लीजिए। मान लीजिए ये गैस है, ठीक है, इसके ऊपर आपने तावा रखा। मेरी ड्राइंग पर बन जाइएगा। ये मान लीजिए आपने इसके ऊपर तावा रखा। तावा रखने के बाद आप देखेंगे कि यहां पर छू करके देखेंगे तो आपको ये गर्म नहीं लगेगा। यहां पर छू करके देखेंगे तो वो आपको गर्म नहीं लगेगा, लेकिन सेंटर में आप देखेंगे तो ये गर्म लगेगा। और 2 मिनट के अंदर देखेंगे तो 2 मिनट में पूरा का पूरा जो ये फ्राइंग पैन है वो गर्म हो जाता है। मतलब कि ये कैसा था, यहीं से डायरेक्ट हीट निकल रही थी, क्योंकि बर्नर यहाँ पे है ना, तो हीट डायरेक्ट यहां से निकल रही है। तो यहां गर्म जगह से होते हुए ये जो फ्राइंग पैन है ये ठंडा है, इसके पास तक हीट ट्रांसफर हुई और ये जो आपका फ्राइंग पैन था ये भी गर्म हो गया। ठीक है, तो पहली कंडीशन में क्या हुआ कि जो बहुत गर्म चीज थी, मतलब कि जो बर्नर था, वहां से हीट निकली और वहां से ये फ्राइंग पैन तक पहुंची। अब इसी को आगे आप देखिए, फ्राइंग पैन को उठा करके आप जमीन पर रख दीजिए। फ्राइंग पैन के ऊपर, मतलब फ्राइंग पैन को उठा के आप जमीन पर रख दीजिए। अब जमीन से थोड़ा सा फ्राइंग पैन को खिसका करके देखेंगे और जमीन को टच करेंगे तो वो गर्म आपको महसूस होगी। क्यों? क्योंकि अब आपकी ये जो फ्राइंग पैन थी वो गर्म थी और इसको जब जमीन पर रखा गया तो जमीन ठंडी थी, जमीन भी गर्म हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हीट है, जो ऊष्मा है, वो कैसे ट्रांसफर होती है, ये गर्म ऑब्जेक्ट से, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होती है। इतना क्लियर हो गया? ये सब आपके कॉन्सेप्ट हैं, ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन और ये जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज है वो आपको समझ में आएगा। हाँ, वो आपका कंडक्शन है, वो आपका कंडक्शन है कल्पना। ठीक है, मतलब बता आप सही रही हैं, पर मतलब अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी चीज हॉटर ऑब्जेक्ट से, मतलब हीट का ट्रांसफर किस से किस तरफ होता है, मतलब डायरेक्शन क्या होती है। जैसे हम करंट में डायरेक्शन पढ़ते हैं ना,
कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो वैसे ही हीट की डायरेक्शन क्या होती है। हीट की डायरेक्शन आपका हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ होती है, जहां पर जो चीज जितनी ज्यादा गर्म होती है वो ट्रांसफर करती है अपनी हीट को जो चीज ठंडी होती है उसके पास। तो जो डायरेक्शन होती है हीट की वो कहां से कैसे होती है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ होती है। हाई टू लो टेम्परेचर कह सकते हैं आप, करेक्ट है। अब देखिए, जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अभी इसको बस केवल इतना मान करके चलिए कि जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अभी इस पॉइंट पर हम दोबारा आएंगे। दो तरीके के थर्मोमीटर होते हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बात की कि हम अगर अपने हाथ से टच करके देखेंगे तो सेंस ऑफ टच के बेसिस पर हम नहीं बता सकते हैं कि कोई भी चीज कितनी गर्म है या कोई भी चीज कितनी ठंडी है। उसके लिए हमको एक रिलायबल मेजर चाहिए होता है, एक ऐसा विश्वसनीय पैमाना चाहिए होता है जिसके बेसिस पर हम कह सकें कि कोई भी चीज कितनी गर्म है कितनी ठंडी है। तो उसके लिए हम थर्मोमीटर्स का यूज करते हैं। हमारे यहाँ पहले जो थर्मोमीटर यूज किए जाते थे उसमें जो रीडिंग थी वो आपकी फ़ारेनहाइट में होती थी, वो आपकी फ़ारेनहाइट में होती थी। लेकिन बाद में बाहर से लिया गया क्लिनिकल थर्मोमीटर जिसमें जो रीडिंग होती थी वो डिग्री सेल्सियस में दी होती। मतलब नॉर्मली हमारे यहाँ जो टेम्परेचर मापा जाता था वो फ़ारेनहाइट में नापा जाता था। बाद में हम लोग ने ये जो डिग्री सेल्सियस वाला होता है वो थर्मोमीटर यूज करना स्टार्ट किया। आपको इतना याद रखना है कि जो थर्मोमीटर है या फिर टेम्परेचर को मेजर करने का जो डिवाइस है वो आपका दो होता है, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है और दूसरा आपका प्रयोगशाला थर्मोमीटर मतलब कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज क्या होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज केवल शरीर के टेम्परेचर को नापने के लिए किया जाता है। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उससे हम शरीर के बॉडी का टेम्परेचर नहीं नापते हैं, हम उससे किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी चीज हो, चाहे वो सॉलिड में हो चाहे वो चीज लिक्विड में हो, उसका मतलब जनरली लिक्विड्स का ही टेम्परेचर इसके द्वारा यूज किया जाता है। क्योंकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर आपका इस तरीके से होता है कि उसकी मरकरी पूरी तरीके से उसके अंदर घुली हुई होनी चाहिए, मतलब पूरी तरीके से उसके अंदर इमर्स्ड होनी चाहिए, तभी हमको एग्जैक्ट रीडिंग मिल पाती है कि कोई भी वो जो वस्तु है वो कितनी गर्म है या ठंडी है। तो जनरली ये चीज तो हम लिक्विड में ही कर सकते हैं, लिक्विड में ही किसी चीज को इमर्ज कर सकते हैं। तो जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो वस्तुओं का मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए, जनरली जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं हो सकता है और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं हो सकता है। इसी वजह से जो क्लिनिकल थर्मोमीटर बनाया गया वो 35 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में बनाया गया। 35 से 42, कारण क्या है, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस ही क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि जो हम लोग का टेम्परेचर, हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर है वो या तो 35 से मतलब 35 से नीचे नहीं हो सकता है और 42 से ऊपर नहीं जा सकता है। इसी वजह से क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रीडिंग होती है वो 35 से 42 के बीच में होती है। अब मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट करिए, उस एक्सपेरिमेंट में आपसे कहा जाए कि मतलब 4-5 बच्चे हैं, वो चारों 5 बच्चे इसी क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करके अपने बॉडी का टेम्परेचर निकालें। किसी का 36 निकलेगा, किसी का 37 निकलेगा, किसी का 38 निकलेगा, किसी का 35 भी निकल सकता है। पर अगर इसी डेटा को हम लार्ज नंबर पर अप्लाई करें, बहुत सारे लोगों पर देखें, तो मैक्सिमम लोगों को जो टेम्परेचर है वो 37 ही निकल करके आता है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का जो टेम्परेचर है वो 37 निकल करके आता है, हम इसीलिए कहते हैं कि जो एवरेज ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है या नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे आपको रीजंस पता चल रहे हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस ही क्यों बोला जाता है, या फिर ह्यूमन ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं उनकी जो रीडिंग होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस ही क्यों रखी जाती है। अब आपका एक और है कि पहले के टाइम में जो थर्मोमीटर्स यूज किए जाते थे वो आपके फ़ारेनहाइट में होते थे। क्योंकि फ़ारेनहाइट में होते थे तो उनकी रेंज क्या होती थी, बहुत ज्यादा वो हो गया क्या भाई,
ये आपका 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट था। मतलब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेल्सियस में पूछा जाएगा तो आप 35 से 42 बताओगे, लेकिन अगर पूछा जाएगा फ़ारेनहाइट में कितना होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर का टेम्परेचर, तो आप बताओगे फ़ारेनहाइट में 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। आप इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हो कि 9 2 18 होता है ना, तो ये 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू हो रहा है, 9 2 18 होता है, बीच में 0 लगा दिया, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। तो याद करने के लिए ट्रिक के फॉर्म में आप चाहो तो ऐसे ही याद कर सकते हो। अब देखिए, इस वाले चैप्टर में आपका ये चीज दिया नहीं है, पर समझने के लिए समझ लीजिए। चलिए इस पर बाद में आते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर आपका लिक्विड्स वगैरह या ऑब्जेक्ट के जो टेम्परेचर हैं उनको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसका रेंज क्या होता है, 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। अब याद भूलने वाली कोई बात नहीं है। पहली चीज 35 से 42 होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर सेल्सियस की बात करें। अगर आपसे पूछा जाए फ़ारेनहाइट की बात करें तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। आपसे पूछा जाए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज कितना होता है, तो 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों का पूरा फीचर कैसे होता है, किस तरीके से पूरा का पूरा डिजाइन होता है। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं उसमें बल्ब होती है और बल्ब के पास में किंक होता है जो कि मरकरी को गिरने से बचाता है। मतलब जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं उसमें मरकरी होती है, तो मरकरी तो गिर भी सकती है। मतलब कि आपने मरकरी कभी देखी है, आप लोग में से कोई जानता है मरकरी छूने में कैसी लगती है? मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हो थोड़ा विस्कस लिक्विड टाइप का होता है, थोड़ा सा विस्कस लिक्विड टाइप का होता है। तो इस वजह से, क्योंकि ये आपका थर्मोमीटर में फिल्ड है तो ये गिर सकती है, तो इसी वजह से इसमें किंक लगा होता है। किंक का काम क्या होता है कि ये जो थर्मोमीटर में जो मरकरी है वो कहीं गिर ना जाए, इसी वजह से। चलिए साथ में दिखाई देते हैं किस तरीके से होता है। ये आपका थर्मोमीटर है, ये है बल्ब, ये है बल्ब और इसी में मरकरी भरी हुई रहती है। ये आपकी कैपिलरी ट्यूब है जो ये बाहर की तरफ दिख रही है, ये जो पूरा स्केल की तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपकी कैपिलरी ट्यूब है, जहां से जब हम किसी चीज का टेम्परेचर मेजर करते हैं, किसी मतलब बॉडी का ही टेम्परेचर इससे मेजर करेंगे, तो जब भी हम अपने बॉडी का टेम्परेचर इससे मेजर करते हैं तो इसी में जो मरकरी है वो आगे बढ़ती है, मतलब राइज होती है या तो फॉल होती है, जिसकी वजह से हम टेम्परेचर मेजर कर पाते हैं। और अंदर इसकी स्केल लगी होती है जिससे हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट मिलता है कि उसका जो हॉटनेस है या जो कोल्डनेस है वो कितनी है। अब इसमें ये किंक लगी होती है, किंक का काम क्या होता है, कंस्ट्रक्शन इन द ट्यूब विच प्रिवेंट्स द मरकरी फ्रॉम फॉलिंग क्विकली। वो ऐसा ना हो कि जाए धड़ाम से गिर जाए, तो वही गिरने ना के लिए या फिर गिरने से बचाने के लिए ही ऐसा पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर का होता है। हाँ, अब तो हम डिजिटल थर्मोमीटर का यूज करते हैं। पहले जो था वो क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज किया जाता था और क्लिनिकल थर्मोमीटर में मरकरी होती थी जो कि हमारी बॉडी के लिए सेफ नहीं थी, उनसे डिसीजेस होने की जो क्या नाम है चांसेस थे वो होते थे, इसी वजह से इसका यूज नहीं किया जाता था। अब जब भी मेजरमेंट करना हो तो कभी भी थर्मोमीटर को बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। जो ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ से भी पकड़ के आप देख सकते हो या मेजर कर सकते हो। जनरली मेजर करना होता है तो इस वाले पार्ट को हम टंग के नीचे रख करके या आपका आर्म के नीचे रख करके मेजर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें पहले देखिए होता कैसे, यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहले उसको एंटीसेप्टिक से या किसी भी चीज से साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद उसको अच्छे से शेक कर लिया जाता था। शेक किस लिए किया जाता था, जिससे कि जो मरकरी है वो यहाँ पे रहे, मतलब कि 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहेगी, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या निकल करके आ रहा है। उसके बाद उसको या तो आर्मपिट में रखा जाता था या फिर टंग के नीचे रखा जाता था। फिर 1-2 मिनट तक वेट करेंगे, वेट करने के बाद निकालेंगे तो हम अपनी आंखों से देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि टेम्परेचर कितना है, क्योंकि मरकरी लेवल जो होगा उसी लेवल के आधार पर हमको पता चल जाएगा कि टेम्परेचर कितना है। अब ये किस सिद्धांत पे काम करता है आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये थर्मल एक्सपेंशन
थर्मल एक्सपेंशन के सिद्धांत पे काम करता है। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो ये जो मरकरी होती है वो एक्सपेंड हो जाती है। जो मरकरी है उसका विस्तार होता है, और विस्तार होने की वजह से ये ऊपर की तरफ उठती है। वेन टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर घट जाता है तो मरकरी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और वो नीचे गिर जाती है। तो यही आपका थर्मल एक्सपेंशन के सिद्धांत पर काम करता है। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब शायद हिंदी में ऊष्मीय विस्तार बोलते हैं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करिएगा। शायद ऊष्मीय विस्तार कहा जाता है, ऐसा ही कुछ नाम होता है। तो थर्मल एक्सपेंशन के सिद्धांत पे काम करता है। और थर्मल एक्सपेंशन का सिद्धांत क्या कहता है कि जब टेम्परेचर बढ़ने पर चीजें एक्सपेंड होती हैं और टेम्परेचर घटने पर जो चीजें हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। पर क्योंकि यहाँ पर हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में मरकरी का यूज किया है, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने पर मरकरी एक्सपैंड होकर के ऊपर उठती है, और जितना टेम्परेचर बढ़ा है उतनी ऊपर उठती है, जिससे हमें एग्जैक्ट यहाँ पे मेजरमेंट मिल जाता है। और जब टेम्परेचर घटता है तो ये वापस से आकर के यहीं पर स्टोर हो जाती है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिद्धांत है जिसके ऊपर ये वाला थर्मोमीटर जो है वो काम करता है। मरकरी थर्मोमीटर इस तरीके से दिखता है। ट्रेडिशनली यूज किया जाता था जिसमें मरकरी होता था, लेकिन उसके बाद डिजिटल थर्मोमीटर का यूज किया जाने लगा, जिससे कि आसानी से आप रीडिंग ले सकते हो। पर दूसरी चीज ये भी है कि इसमें मरकरी नहीं होती है, जिससे कि ये सेफ होता है। एक आपका इंफ्रारेड थर्मोमीटर भी आता है, जिसमें कि कॉन्टैक्ट में बिना रखे भी टेम्परेचर पता चल जाता है। अगर तुरंत का तुरंत स्कैन करना हो तो उसके लिए जनरली इसका यूज किया जाता है। तो ये टर्म याद रखिएगा कि एक होता है इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर किस टाइप के होते हैं, ये आपके तुरंत का तुरंत मेजरमेंट करने के लिए होते हैं, जैसे स्कैनिंग टेस्ट वगैरह करवाना हो, डायग्नोस करना हो तो उसके लिए। और इसके लिए बॉडी के कांटेक्ट में इसको रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आराम से तुरंत मेजरमेंट मिल जाता है। बस, और तो इसमें कुछ है नहीं समझाने वाला। चलिए बस इतना ही था, आगे बढ़ते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में देख लेते हैं। ये क्या करता है, लैब में एक्सपेरिमेंट वगैरह करना हो, इसको एक मिनट जूम करती हूं, ये दिख रहा है ना, कहां तक दिख रहा है? हाँ बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। कोरोना के टाइम में क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में कर नहीं सकते थे, इसी वजह से इसका यूज किया जाता था, इंफ्रारेड थर्मोमीटर का यूज किया जाता था। चलिए, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है ये इतना आपको पता चल गया कि मेनली किस चीज के लिए यूज किया जाता था। ये भी सेम आपका थर्मल एक्सपेंशन जो लिक्विड का होता है उसी चीज पर ये भी आपका डिपेंड है कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो लिक्विड एक्सपेंड करता है और ऊपर की तरफ बढ़ता है, और टेम्परेचर घटता है तो लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट करता है और नीचे की तरफ गिरता है। सेम प्रिंसिपल पर यह भी काम करता है। इसका यूज किस तरीके से किया जाता है, सबसे पहले आपको थर्मोमीटर लेना है, सुटेबल रेंज पर आपको रख करके लेना है। फिर थर्मोमीटर को ऊपर की तरफ से पकड़िए और इस तरीके से उस लिक्विड में डालिए कि ये जो पूरा का पूरा बल्ब है वो पूरा उसके अंदर चला जाए। जैसे कि मान लीजिए आपको ये, मान लीजिए पानी रखा हुआ है, आप लोग को दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? मेरी वजह से पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मैं बीच में बैठी हूँ। ये दिख रहा है आप लोग को? दिख तो गया शायद। अब ये आपका है, ये मान लीजिए ये लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर इस थर्मोमीटर को पूरी तरीके से इमर्स कर देंगे। इमर्स करने के बाद इसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जहां तक जाएगा आप अपनी आंखों से देखो कि कहां तक इसका ये लेवल बढ़ा है, और वो रीडिंग आप डायरेक्ट ले सकते हैं। कुल मिलाकर के डिफरेंस यहाँ पे ये होता है कि इसकी स्केल जो है वो 10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है, और इसके बल्ब को पूरी तरीके से लिक्विड के अंदर इमर्स किया जाता है, जिससे कि वो पूरा का पूरा हीट पता चल सके। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें जब रीडिंग लेनी हो तो रीडिंग लेने के लिए इसको, थर्मोमीटर को लिक्विड से बाहर नहीं निकाला जाता है, लिक्विड में रखे रखे ही इसका जो रीडिंग है वो लिया जाता है। क्योंकि जैसे ही आप लिक्विड से इसको बाहर निकालते हो ना, तुरंत ही इसका जो टेम्परेचर है वो घट जाता है, और टेम्परेचर घटने की वजह से जो एक्यूरेट रीडिंग है वो नहीं मिल पाती है। इस वजह से लिक्विड के अंदर जब वो इमर्ज रहे उसी टाइम पर डायरेक्ट ही रीडिंग लेनी चाहिए।
आप लोग कमेंट बता नहीं रहे हो। मैंने 2-3 बार पूछा आप लोग को ये चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही है। हाँ नहीं, यस नो कुछ तो बोल दिया करिए भाई। आप लोग के कमेंट नहीं आ रहे या फिर मेरे में नेटवर्क नहीं है। ओके, बाकी सारे बच्चे कहाँ गए? तो इसकी जो रेंज है वो 10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। इसमें लॉन्ग स्टेम होता है जिससे कि आसानी से रीडिंग ली जा सके। इसमें किंक नहीं होता है क्योंकि इसको ह्यूमन बॉडी के लिए यूज ही नहीं करना है, तो किसी तरीके की कोई झंझट ही नहीं है। ये आपका अलग अलग लिक्विड्स में अवेलेबल होता है, जैसे कि मरकरी हो या एल्कोहल हो, दोनों ही तरीके से अवेलेबल होता है। तो बस आपका यही इतना था जो कि इंपॉर्टेंट था। ये आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर है जिसमें कि ये स्टेम है। स्टेम मतलब ये ग्लास ट्यूब को स्टेम बोला जाता है, और इसकी जो स्टेम होती है वो बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि इसका ज्यादा टेम्परेचर होता है। यहाँ पे 110 तक पूरी की पूरी स्केल रखनी होती है। तो आपका ये जो स्टेम है वो पूरा का पूरा स्केल को कवर करने के लिए ही होती है। जो ग्लास ट्यूब होती है वो लंबी होती है, और इसकी स्केल जो है वो डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंट की जाती है। 10 से लेकर के 110 तक की होती है। इसमें बल्ब लगा होता है। इस बल्ब में कभी मरकरी फिल होता है और कभी आपका एल्कोहल फिल होता है। और जब हमको इसके थ्रू मेजरमेंट करना हो तो इसको लिक्विड में पूरी तरीके से इमर्स करके तब इसका मेजरमेंट हम करते हैं। कौन से सिद्धांत पर आधारित है? सेम आपका ये भी थर्मल एक्सपेंशन के ही सिद्धांत पर आधारित है। जो मरकरी थर्मोमीटर होता है वो लिक्विड में मरकरी यूज किया जाता है, और जो आपका एल्कोहल थर्मोमीटर होता है उसमें लिक्विड में एल्कोहल का यूज किया जाता है। जो मरकरी थर्मोमीटर होते हैं वो देखने में थोड़ा सा क्या नाम है, चमकदार सिल्वर की तरीके से दिखाई पड़ता है, और जो एल्कोहल थर्मोमीटर होता है वो ज्यादा आसानी से यूज किया जा सकता है। और वो मरकरी की बात करें तो वो आपका एक्यूरेट रीडिंग देता है, इस वजह से ज्यादातर यूज किया जाता है। और एल्कोहल थर्मोमीटर का यूज सिर्फ तब किया जाता है जब लो टेम्परेचर के लिए हमको मेजरमेंट लेना हो, कम टेम्परेचर के लिए मेजरमेंट लेना हो तो। ठीक है, बस आपका इतना था इन दोनों चीजों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीडिंग का तरीका क्या होता है? रीडिंग लेने के लिए डिफरेंस पड़ रहा है ना। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं उसमें किंक लगा होता है बल्ब के पास। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में बल्ब के पास किसी भी तरीके का कोई किंक नहीं होता है। रीडिंग का तरीका क्या होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम लोग मुंह से बाहर निकालते हैं, मुंह से बाहर निकाल करके रीडिंग ली जाती है। लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर में जब सब्सटेंस के अंदर वो इमर्ज रहता है उसी टाइम पर हम रीडिंग ले लेते हैं। मरकरी का बिहेवियर दोनों में कैसे कैसे होता है? यहाँ पे होता है कि अगर हम क्या नाम है, मुंह से निकालते हैं तो निकालने के बाद जो ये मरकरी है वो रुकता है, जिसकी वजह से हम रीडिंग ले पाते हैं। लेकिन आपका जो ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसमें तुरंत का तुरंत, क्योंकि मरकरी गिर जाती है, इसी वजह से हमको एट द पॉइंट तुरंत का तुरंत रीडिंग लेना पड़ता है। इसमें आपका जो क्लिनिकल थर्मोमीटर उसमें ध्यान इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि जब बहुत ज्यादा किसी भी चीज का टेम्परेचर हो तो उसके लिए हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये टूट जाता है या फिर फट सकता है। लेकिन क्लिनिकल उसको लेबोरेटरी थर्मोमीटर को सीधा रख करके, स्ट्रेट रख करके जो रीडिंग है वो ली जाती है। और अगर आप स्ट्रेट नहीं रखोगे तो फिर जो रीडिंग है वो एक्यूरेट या फिर करेक्ट नहीं आती है। बस ये तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। अब हम आते हैं हमारे जो 3 तरीके होते हैं हीट ट्रांसफर होने के, वो कम टेम्परेचर के लिए एल्कोहल थर्मोमीटर का यूज किया जाता है, और ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग के लिए या फिर मोस्टली आपका जो है वो मरकरी वाला थर्मोमीटर यूज किया जाता है। अच्छा, आप लोग में दिख नहीं रहा है आंधी पानी की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन और आपका रेडिएशन, ये 3 तरीके होते हैं। ये 3 विधियां होती हैं जिससे जो हीट है उसका ट्रांसफर होता है। कंडक्शन में क्या होता है? जो हीट का ट्रांसफर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद होता है। दूसरी चीज, जो हीट ट्रांसफर होती है वो हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ ट्रांसफर होती है।
अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ये मान लीजिए 2 ईंट है, इन 2 ईंट से दबा करके ये मैंने एल्यूमिनियम या कॉपर की एक रॉड ली है, एल्यूमिनियम कॉपर में से कोई भी हो सकता है, उसकी रॉड ली है। रॉड लेने के बाद हमने छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा यहाँ पे वैक्स चिपका दिया है, ये हमने थोड़ा थोड़ा वैक्स चिपका दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने कैंडल जला करके रख दी है। अब कैंडल की ये जो फ्लेम है वो सबसे पहले यहां पर आ रही है, मतलब कि सबसे पहले ये वाला पार्ट हॉट गर्म होगा। अब क्योंकि सबसे पहले ये वाला पार्ट गर्म हुआ तो ये वाली जो वैक्स है वो सबसे पहले पिघल के गिरेगी। फिर ये आगे गया जो हीट है, धीरे धीरे हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ, स्टार्टिंग में ही बताया कि जो हीट ट्रांसफर होती है वो हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ होती है। तो जैसे ये गर्म हुआ यहाँ पे पिघल करके यहाँ की वैक्स नीचे गिर गई, फिर हीट आगे ट्रांसफर हुई, फिर यहाँ पर जब हीट पहुंची तो यहाँ का वैक्स पिघल करके गिरेगा, फिर यहाँ मिल करके गिरेगी। तो इससे हमको समझ में आता है जो हीट का ट्रांसफर है वो हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ हो रहा है। और हॉट एंड मतलब जहां पर सोर्स है, जहां से हीट प्रोवाइड की जा रही है, उस पर्टिकुलर कांटेक्ट में है, और उस कांटेक्ट की वजह से सबसे पहले वो वाला पार्ट हॉट एंड गर्म होगा और ट्रांसफर होते होते कोल्ड एंड की तरफ जो हीट है वो ट्रांसफर होगी। इस तरीके को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कंडक्शन। इस विधि से जब हीट का ट्रांसफर होता है, ऊष्मा का ट्रांसफर होता है, तो इसको बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। क्या इसके लिए किसी भी तरीके के माध्यम की जरूरत होती है हीट ट्रांसफर होने के लिए? बिल्कुल, हमको एक सॉलिड मीडियम चाहिए होता है। जैसे कि जो वैक्स थी, वैक्स को पिघलाने के लिए हमको एल्यूमिनियम की रॉड की जरूरत पड़ी ना, क्योंकि मेटल की रॉड है उसको हम हीट करेंगे तभी तो, क्योंकि जो गुड कंडक्टर वाली चीजें होंगी जहां से हीट ट्रांसफर होती है हम उसी को तो यूज कर सकते हैं ना। जैसे कि मेटल पेन यूज करिए, या फिर स्टील के चम्मच का यूज करिए, या फिर आयरन के रॉड का यूज करिए, तो ये सारे के सारे क्या हैं? सॉलिड ही तो हैं। इन सॉलिड को जब हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तभी तो ये पूरी की पूरी गर्म होती है ना, तभी तो हीट ट्रांसफर हुआ। हमने कब कहा हीट ट्रांसफर हुआ? जब पूरी की पूरी आयरन रॉड गर्म हो गई, एक किनारे से लेकर के पूरे लास्ट किनारे तक पूरी गर्म हो गई। जब मेटलिक पेन जो हमने लिया था वो एक किनारे से दूसरे किनारे पूरी तरीके से गर्म हो गई, या फिर स्टील का चम्मच लिया वो पूरी तरीके से जब गर्म हो गया, तभी तो हमने कहा कि हाँ ये पूरा गर्म हो गया। और गर्म हो गया कहने का मतलब क्या है? ये जो हीट है वो सॉलिड बेस से, सॉलिड चीजों के माध्यम से ही ट्रांसफर हो रही है। तो जो कंडक्शन होता है उसके लिए माध्यम की जरूरत होती है, किसी भी सॉलिड माध्यम की जरूरत होती है। चलिए अब बात करते हैं कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन आपका हॉट लिक्विड गैस, मतलब लिक्विड या गैस वगैरह गर्म हो तो वो क्या करता है, उसको हल्का बना करके ऊपर उठा देता है। इसके लिए एग्जांपल देख लीजिए। पहले ये तीनों पॉइंट देखिए। पहला पॉइंट क्या, कि जब भी लिक्विड या गैस गर्म होते हैं, गर्म होने के बाद वो हल्के हो जाते हैं, और हल्के होने के बाद वो ऊपर उठते हैं। इसके पीछे का जो कारण है वो भी आपको पता है, क्योंकि जब वो नॉर्मल पोजीशन या हल्के से ठंडे रहते हैं तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से चिपके हुए रहते हैं। और जब चीजों को गर्म किया जाता है तो मॉलिक्यूल्स क्योंकि अलग अलग हो जाते हैं, इस वजह से हवा की बात करें चाहे लिक्विड की बात करें, वो हल्की हो जाती है, और हल्की होने की वजह से वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। अगर ठंडा लिक्विड या गैस होता है तो ये हॉट लिक्विड गैस गर्म हुआ, गर्म होकर के ऊपर उठ गया, उसी के जस्ट बगल जो ठंडी हवा है वो गर्म हवा के ऊपर उठने के बाद उसकी जगह ले लेती है, और उसके बाद वो गर्म होना स्टार्ट करती है। इस तरीके से ये सर्कुलर करंट पूरा का पूरा बनता है, जिससे कि हीट का ट्रांसफर होता है, और ये आपका क्या नाम है, कन्वेक्शन कहलाता है। अब देखिए इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए आपको पोटेशियम परमैंगनेट की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि KMnO4 की जरूरत पड़ेगी। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4। अब इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले हमने एक क्या नाम है, बीकर कह लीजिए, कोई भी बर्तन वर्तन जो भी आपके घर में हो उसके थ्रू आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है।
देखिए ये हमने लिया, ये इसमें पूरा का पूरा पानी भर दिया, ये पूरा यहां तक पानी भरा हुआ है। अब हमने किसी भी चीज की मदद से यहां पर उठा करके पोटेशियम परमैंगनेट का एक टुकड़ा उठा करके रख दिया। अब नीचे हमने बर्नर जला दिया और गैस जलने लगी। अब हम देखेंगे कि यहां इस पोटेशियम परमैंगनेट के जस्ट ऊपर जो पानी है वो थोड़ा पिंकिश कलर में हो जाएगा, जिससे कि हमको आसानी से पता चलेगा। यहां वाली जो एयर होगी वो धीरे धीरे पिंक कलर से, रुकिए कलर भी चेंज करती हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहां वाली जो एयर होगी वो धीरे धीरे ऊपर जाती हुई दिखाई पड़ेगी, इस तरीके से ऊपर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। और जब ये हल्की हो गई, पहले तो यहां से गर्म हुआ, ये लिक्विड ही है ना, ट्रांसफर किससे हो रहा है, लिक्विड से ही तो हो रहा है। तो पहले ये वाला पार्ट जो है वो गर्म हुआ, गर्म होकर के ये हल्का हुआ, हल्का होकर के ये ऊपर उठ गया। अब ये जो बगल वाला पानी है, बगल वाला लिक्विड है, वो तो ठंडा ही है, और क्योंकि वो ठंडा है और ये वाली जो हॉट एयर थी वो ऊपर उठ गई है, तो यहां पर जगह खाली हो गई है, तो यहां पर ये जो ठंडा वाला पानी है वो जगह ले लेगा। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा सर्कुलर मूवमेंट होता रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा पानी गर्म ना हो जाए। मतलब पानी जो है आपका वो एट रैंडम गर्म नहीं होता है, अचानक से गर्म नहीं होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। धीरे धीरे गर्म होने का मतलब क्या है कि जो बिल्कुल कांटेक्ट में है लिक्विड, वो आपका सबसे पहले हीट होगा, ऊपर उठ जाएगा। उसके बाद जो बगल वाला ठंडा लिक्विड है वो आएगा बिल्कुल सेंटर में, वो गर्म होगा, वो ऊपर उठेगा। और ये तब तक पूरी की पूरी प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि कन्वेक्शन के थ्रू पूरा का पूरा जो लिक्विड है वो गर्म नहीं हो जाता। क्योंकि जब कन्वेक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, पानी पूरी तरीके से गर्म हो जाता है, उसके बाद एवोपरेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद पानी आपका वाटर वेपर बन के, भाप बन के उड़ने लग जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया कन्वेक्शन में क्या होता है। इसका रुकिए, शायद फिगर तो इसका होगा, फिगर के थ्रू दिखाती हूँ, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए, ये फिगर देख रहे, ये आपने पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा रखा है। ये आपको ये जो पिंक पिंक कलर का दिखाई पड़ रहा है ना, ये यहाँ का पानी था जो गर्म हो गया है, जो ऊपर उठ गया है। और ये जो बगल वाला पानी है वो खिसक करके यहाँ पे आएगा। अब ये गर्म होगा, ये ऊपर जाएगा, फिर जो ठंडा पानी है फिर वो यहाँ आएगा। मतलब ये पूरा का पूरा सर्कुलर मूवमेंट तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये पूरा का पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता है। और यहाँ पर कौन सा तरीका है, यहाँ पर कन्वेक्शन चल रहा है। और कन्वेक्शन आपका जनरली किस में होता है, लिक्विड्स में होता है। नहीं नहीं, गरम वायु नहीं, गरम पानी। यहां पे तो हम लिक्विड के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। आपका कन्वेक्शन गैसेस के ऊपर भी अप्लाई होता है, और आपका जो कन्वेक्शन है वो आपका लिक्विड के ऊपर भी अप्लाई होता है। यहां पर पानी जो गर्म होगा वो ऊपर की तरफ उठेगा और ठंडा पानी इसकी जगह लेगा। आप यहाँ पे ब्रीज को मिक्स कर रही हैं। देखिए, आपने कहा कि मतलब एयर ही तो है, मतलब गैस ही तो है जो कि बाद में वेपर बनेगा। मैंने क्या कहा, जब कन्वेक्शन की प्रोसेस खत्म हो जाती है, जब कन्वेक्शन की प्रोसेस खत्म हो जाती है तब आपका स्टार्ट होता है एवोपरेशन। और जब एवोपरेशन आपका स्टार्ट होता है तब वहां पर पे जो गैस है वो आपकी वेपर के फॉर्म में उड़ती है। क्योंकि कन्वेक्शन हम किस चीज का कर रहे हैं, लिक्विड में कर रहे हैं ना, तो लिक्विड के ही मॉलिक्यूल्स तो ऊपर जाएंगे ना। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे मतलब कि पानी ही ऊपर जा रहा है। और यहाँ का पानी ऊपर गया तो इस जगह को ये दूसरे पानी ने ले लिया। तो आपका अल्टीमेटली ये पानी ही है जो पूरा का पूरा घूम रहा है, और तब तक घूम रहा है जब तक कि पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। तो आपका जो ऊपर जाएगा वो भाप नहीं होगी, जो ऊपर जाएगा वो पानी होगा। जब एवोपरेशन की प्रोसेस होगी तब इस कंटेनर के बाहर जो जाएगा वो आपका भाप होगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने पोटेशियम परमैंगनेट से ये पूरा का पूरा प्रोसेस करके देखा। तो लिक्विड और गैस, इन दोनों चीजों पर अगर हमको एक्सपेरिमेंट करना हो तो हम उस पर देखें तो जो प्रोसेस होती है हीट ट्रांसफर होने की वो कन्वेक्शन की होती है। आपका कंडक्शन जनरली सॉलिड्स
मीडियम मांगता है, और जो कन्वेक्शन है वो आपका लिक्विड और गैस मीडियम मांगता है। तो ये आपका कंडक्शन कन्वेक्शन दोनों क्लियर हो गया। हाँ बिल्कुल। बात करते हैं रेडिएशन की। अब रेडिएशन के लिए किसी भी तरीके की कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। विकिरण के लिए किसी भी तरीके की कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर जो हीट ट्रेवल करती है, यहाँ पर जो हीट का पूरा घूमने का चलने का तरीका होता है, वो आपका वेव्स के रूप में होता है या फिर रेस के रूप में होता है, या तो किरणों के रूप में होता है या तो तरंगों के रूप में होता है। इनको किसी भी तरीके का कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। ये वैक्यूम में भी आसानी से ट्रैवल कर सकती हैं, क्योंकि हमने जब पढ़ा था, जैसे सन की बात करें तो सन के बाद एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर होती हैं, है ना। एटमॉस्फेयर में 5 लेयर होती है ना, और पूरे के पूरे उसमें एयर तो प्रेजेंट होती नहीं है, हवा तो प्रेजेंट होता नहीं है, आपका वैक्यूम भी तो बीच में आता है ना। उसके बावजूद जो सन की रेज है वो हमारे पूरे शरीर को गर्म करती है, या फिर हमको गर्मी महसूस होती है। तो इसका मतलब है कि पहली चीज तो हीट ट्रांसफर हो रही है वो वेव्स के फॉर्म में हो रही है या तो रेस के फॉर्म में हो रही है। दूसरी चीज, जो रेडिएशन के थ्रू ट्रेवलिंग होती है उसमें किसी भी तरीके के माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरी चीज, जो रेडिएशन वाली रेज होती हैं वो मतलब हीट के टाइम ट्रेवल करते टाइम ये एयर में और वैक्यूम में दोनों में ही ट्रेवल कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो ये आपका रेडिएशन है, विकिरण है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे कि हीट घूमने फिरने का, चलने का काम करती है। करेक्ट, क्लियर है। ठीक है। अब जैसे कि सूरज में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, आप क्या नाम है कहीं पर आग जला करके बैठ जाओ, तप्ता जिसको बोलते हैं, तप्ते के सामने बैठ जाओ तब आपको गर्मी लगती है। कांटेक्ट में नहीं है फिर भी गर्मी लग रही है। या फिर मान लीजिए आप धूप में रहते हैं तब आपको गर्मी लगती है, तो सन के आप डायरेक्ट कांटेक्ट में तो है नहीं, उसके बावजूद आपको महसूस होता है। हाँ बिल्कुल, ये आपका हीट के लिए है कि हीट जो है वो ट्रेवल कर सकती है वैक्यूम में, तभी तो ट्रेवल हो पा रहा है। रेस के फॉर्म में आ रही है तभी तो ट्रेवल हो पा रहा है ना, ऊपर से लेके नीचे तक। ओके, अब ये कंडक्टर्स ऑफ हीट अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। इंसुलेटर ऑफ हीट आपको पता है। कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है? ऐसे मटेरियल्स जो कि जिसमें से आसानी से हीट पास हो जाती है उसको क्या नाम है? कंडक्टर बोला जाता है। जैसे कि एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है और स्टील है। और ऐसे मटेरियल जिसमें से आसानी से हीट पास नहीं होती है उसको आप चाहे पुअर कंडक्टर कह लो, चाहे आप इंसुलेटर कह लो, दोनों ही सेम चीज है। क्योंकि हम इसको मेनली हीट के ट्रांसफर में बात कर रहे हैं, के सेंस में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंसुलेटर की जगह चैप्टर में आपका पुअर कंडक्टर लिखा था। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, रबर और हवा, पानी, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ये आपके पुअर कंडक्टर है या फिर कह लो इंसुलेटर है। ये तो हम वैसे भी पढ़ चुके हैं। अब आपका आता है कॉन्सेप्ट सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं सी ब्रीज की कि ये क्या होती है। देखिए, इसके लिए मुझे फिगर की जरूरत पड़ेगी और ये आप बताइएगा तो मैं ये सारे जो फिगर्स हैं वो आप लोग को भेज दूंगी, समझ लीजिएगा आसानी से। ये देखिए, यहाँ पे ये था ना, ये ज्यादा अच्छे से फिगर था। खिसक जा भाई। ये देखिए, ये यहां पर पानी गर्म हुआ और पानी गर्म होकर के ये गया ऊपर, और इसकी जगह पे ये जो ठंडा पानी है, ये एरो से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो ठंडा पानी है वो आकर के यहां पर इकट्ठा हो गया। अब यहां से ये पानी गर्म होगा, ये वापस से ऊपर जाएगा। जैसे कि आपको बताया कि आपका लिक्विड हो उसमें भी कन्वेक्शन होता है, जो गैसेस होती हैं उसमें भी कन्वेक्शन होता है। तो आपकी ये जो वेंटिलेशन के लिए ये जो विंडो लगी होती है, तो उसका काम क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर गर्मी होती है, तो गर्मी की वजह से जो ऊपर की हवा होती है वो भी गर्म होती है। तो जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, और उसकी जगह ये वाला जो ठंडी हवा है वो यहाँ पहुंचती है और आपको ठंडा महसूस होता है। फिर जैसे ही यहाँ पर पहुंची, ये आपकी गर्म हो गई, फिर ये ऊपर गर्म के ऊपर फॉर्म में ऊपर चली गई। तो ये आपका हवा की बात हो चाहे वाटर की बात हो, दोनों में जो कन्वेक्शन है वो हो सकता है। एटमॉस्फेयर में बात करें तो एटमॉस्फेयर में किस तरीके से होता है, ये हमारा वही सेम चीज आ गया। इसको मैं उसके थ्रू समझाऊंगी, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के थ्रू समझाऊंगी।
सबसे पहले ये जो लैंड ब्रीज की घटना होती है वो आपकी रात के टाइम होती है, केवल रात में होता है। अब ये यहां पर ये पूरा का पूरा लैंड एरिया है, जमीन है, ये आपका समुद्र है, ठीक है। अब ये क्योंकि जो जमीन होती है वो पानी की तुलना में जल्दी गर्म हो जाती है, मतलब यहां पर जो लैंड की हीट है वो ज्यादा है, तो जो गर्म होगी वो जमीन ज्यादा गर्म होगी। अब क्योंकि जमीन ज्यादा गर्म है तो इसके ऊपर की जो हवा है वो क्या होगी, गर्म हो जाएगी। क्योंकि ऊपर की हवा गर्म हो गई तो ये ऊपर उठ के चली जाएगी इधर की तरफ, और यहाँ का जो पानी है वो क्या होगा, ये लो प्रेशर की वजह से चला जाएगा, सॉरी हाई प्रेशर की वजह से चला जाएगा इधर की तरफ। इसी वजह से जो घर है वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि ठंडी हवा हाई प्रेशर की वजह से यहां पर आए और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर गर्म होकर के ये वापस से लौट जाए। तो ये पूरा का पूरा तरीका होता है आपका लैंड ब्रीज का। लैंड ब्रीज क्लियर है? हाँ, ये आपका याद रहेगा कि जो लैंड ब्रीज है वो रात के टाइम पे होती है और जो सी ब्रीज है वो आपका दिन के समय में होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा उल्टा बोल रही है क्या? अच्छा ठीक है, तो लैंड ब्रीज जो आपका है वो रात के टाइम पे जनरली देखा जाता है। अब बात करते, पहले बताइए इतना क्लियर हो गया, लैंड ब्रीज क्या है वो समझ में आ गया, क्लियर हो गया? क्योंकि जमीन जल्दी गर्म होती है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझिए। रात के समय में एक मिनट, पता नहीं कहां गया ये, कहीं तो देखा था। पता नहीं किधर गया। चलिए बस ऐसे ही समझ लीजिए, क्योंकि जमीन जल्दी गर्म हो जाती है तो इसके ऊपर की जो हवा होती है वो भी गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऊपर उठ के चली जाती है। और आपकी ये जो क्या नाम है, समुद्र का पानी है, वो समुद्र का पानी इसके ऊपर की जितनी भी हवा होती है वो खिसक के यहाँ पे आ जाती है। और इस तरीके से ये जो घर होते हैं वो बनाए जाते हैं कि समुद्र की तरफ इनका डायरेक्शन रहे। समुद्र की तरफ डायरेक्शन रहेगा तो क्या होगा, यहाँ से जो हवा आएगी वो ठंडी हवा आएगी, वो बाद में गर्म होकर के ऊपर चली जाएगी, लेकिन पहले तो इधर ही की तरफ आएगी ना, जिसकी वजह से जो ठंडी हवा है वो डायरेक्ट घर के अंदर पहुंचेगी। इस वजह से खिड़कियां वगैरह है या जो घर हैं वो समुद्र के जस्ट सामने बनाए जाते हैं, और जो लैंड साइड है, जो जमीनी हिस्सा है, वो आपका दूसरी साइड होता है। चलिए अब देख लेते हैं आपका सी ब्रीज क्या होती है। देख जा, जो सी ब्रीज होती है आपकी वो दिन के समय में होती है। अब दिन के समय में बस ये समझ लीजिए इसी का पूरा उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब क्या है, यहां पर जो दिन के समय में है जो जमीन होती है वो इसकी तुलना में थोड़ी सी ज्यादा ठंडी रहती है, ठंडी ज्यादा रहती है। तो इस वजह से अब की बार इसी का उल्टा हो जाएगा, यहां से जो हवा होगी वो इधर की तरफ आएगी और यहां से जो हवा होगी वो इधर की तरफ जाएगी। तो ये आपका तरीका होता है सी ब्रीज का और लैंड ब्रीज का। क्लियर है? सी ब्रीज है उसी का पूरा उल्टा कर दीजिए लैंड ब्रीज में आपका, और लैंड ब्रीज है तो पूरा का पूरा आपका वो दूसरी तरफ हो जाएगा। चलिए क्लियर है? अब इसको हम क्या नाम है, थोड़ा सा रिटन फॉर्म में देख लेते हैं जिससे कि थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए। जो सी ब्रीज होती है वो पहली चीज आपका दिन के समय में होता है। दिन के समय में होता है मतलब जो जमीन होती है वो ज्यादा जल्दी गर्म होती है समुद्र की तुलना में, तो जो जमीन से गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, और जो ठंडी हवा होती है समुद्र की वो इधर जमीन की तरफ आती है। तो जमीन की तरफ जो घर वर है वो आपका ठंडा महसूस करते हैं, और इसी को सी ब्रीज कहा जाता है। कुल मिलाकर के इतना है कि अगर आपकी समुद्र मतलब जो जमीन है, जमीन पहले क्योंकि गर्म हुई तो जमीन के ऊपर की हवा पहले गर्म होती है तो वो आपकी ऊपर चली जाती है, और जो आपका समुद्र होता है वो ठंडा होता है, इसके ऊपर की हवा ठंडी होती है तो वो आपकी इधर जमीन की तरफ आती है। जमीन की हवा गर्म होके ऊपर उठती जाती है, और जो आपकी
समुद्र की हवा होती है वो ठंडी होती है, ठंडी होकर के इधर की तरफ आती है। वही आपका जो पूरा का पूरा कन्वेक्शन का आपने प्रोसेस पढ़ा है वो सेम चीज आपकी यहां पर भी होती है, और इसी को सी ब्रीज कहा जाता है। इसी का जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज आपकी रात के टाइम पे होती है, क्योंकि जो समुद्र होता है वो रात में जमीन से धीरे ठंडा होता है जमीन की तुलना में, इस वजह से जो ठंडी हवा होती है वो आपकी समुद्र की तरफ जाती है। तो ठंडी हवा क्योंकि समुद्र की तरफ जाती है तो इसको क्या बोला जाता है, लैंड ब्रीज बोला जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। जो आपका लैंड ब्रीज होगा तो ये क्योंकि रात के टाइम पे होता है, एक काम करिए, बस इसमें आप लोग को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, बस सी ब्रीज याद रखिए, आपको लैंड ब्रीज अपने आप समझ में आ जाएगा। बस समुद्री हवा क्या होती है बस इतना याद रखिए, बस आपको याद आ जाएगा। समुद्री हवा का मतलब होता है कि जो क्या नाम है, जमीन क्योंकि समुद्र की तुलना में ज्यादा जल्दी गर्म होती है, तो समुद्र की तरफ से जो ठंडी हवा होती है वो समुद्र से आती है। समुद्री हवा में समुद्र से आती है, और आपकी जो जमीनी हवा है वो जमीन से आती है, बस इतना याद रखिए बस। हाँ बिल्कुल, इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। आपका क्लियर है तो वेरी गुड। ठीक है, चलिए ये था। बाकी डार्क और लाइट कपड़े का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो आपको समझा दिया है कि जो डार्क सरफेसेस होते हैं वो क्योंकि हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, इसी वजह से ठंडियों में हम डार्क कपड़े पहनते हैं। और जो हल्के या फिर लाइट कलर के हल्के सतहें होती हैं लाइट कलर की, जैसे कि लाइट पिंक हो गया, आपका व्हाइट कलर हो गया, या फिर बिल्कुल लाइट येलो कलर होता है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, इनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं, इस वजह से गर्मियों में हम लोग कॉटन के कपड़े या फिर लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। तो ये आपका डार्क और लाइट कलर के कपड़ों का पूरा कॉन्सेप्ट है। ये भी आपको पहले ही समझा दिया है कि सर्दियों में हम लोग ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि जो ऊन होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। एक बार इसमें हवा जो है वो जितनी भी गर्मी आपकी बॉडी से निकलती है वो सारी की सारी वुलन के अंदर स्टोर रह जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हवा बहुत सारी भरी होती है, और हवा आपका पुअर कंडक्टर होता है, तो आपके कपड़े से इस हवा को बाहर नहीं जाने देता है, इस गर्मी को बाहर नहीं जाने देता है। तो क्योंकि गर्मी बाहर नहीं जाती है तो वो आपके कपड़े में ही रह जाती है, तो आपके चारों तरफ पूरा का पूरा गर्म सा महसूस होता है, और इस वजह से ठंडियों में हम लोग वुलन के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल करना, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, 2-3 बार पढ़ेंगी हो जाएगा क्लियर। हाँ ठीक, चलिए ये था हमारा। हाँ एक और है, अब इससे वैसे क्वेश्चन बन नहीं सकता है, पर फिर भी याद रखिए कि अगर आपसे कहा जाए बहुत ज्यादा ठंडी हो, तो बहुत ज्यादा ठंडी में मोटे कंबल लेने की जगह 2 पतले पतले कंबल लेना ज्यादा प्रेफर करिए। 2 पतले कंबल लेना क्यों प्रेफर करेंगे, समझाती हूं। ये देखिए, ये मान लीजिए आप ये लेटे हुए हैं, ये आप लेटे हुए हैं, कलर पहले चेंज करो भाई, ये लेटे हुए हैं, ये आपका पहला कंबल हो गया, और ये आपका इसी के जस्ट ऊपर दूसरा कंबल हो गया। दोनों कंबल के बीच में गैप तो रहेगा ना, और जहां पर भी स्पेस है वो आप समझ लीजिए वहां पर एयर ऑक्युपाई करके रखा हुआ है। मतलब कि ये पूरी की पूरी जो दोनों की दोनों लेयर है, या पहला कंबल ये दूसरा कंबल है, इन दोनों के बीच में जो गैप होगा उस पूरे के पूरे गैप में हवा भरी होगी। अब आपकी बॉडी की जितनी भी हीट निकलेगी वो सारी की सारी हीट पहले वाले कंबल में स्टोर होगी,
तो पहले वाले कंबल ने जितना भी उसका खुद का थर्मल मतलब इंसुलेशन था वो तो उसने करके रखा हुआ है, और उसके ऊपर एक और हवा की परत आ गई, तो अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पर डबल आपकी गर्मी को रोकने का काम करेगा। तो क्योंकि डबल गर्मी को रोकने का काम करेगा, इसके ऊपर से एक और कंबल है, इसके अंदर भी अच्छी खासी हवा ट्रैप है, इस वजह से आपको इसमें ठंडी कम लगेगी। और अगर आप एक सिंगल कंबल लेते हो या फिर एक मोटा कंबल लेते हो तो उसमें ठंडी लगने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है।